हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बिल्कुल शांत सा एकदम लग रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है। आप सोच रहे होंगे हम लोग जंगल में बैठ के ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। हम इस समय जंगल में एक शांत सी जगह है और ये जगह है असौरी माता से तो हम करीब 300-400 मीटर आगे चल के काला गोरा भैरव जी के स्थान पे आए हैं। और ये वो स्थान है जहाँ से गुप्त गंगा या बाण गंगा जहाँ से उद्गम स्थल है। मेरे पीछे वो स्थान है जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थल है और यहाँ से उद्गम होके ये यहाँ पे लुप्त हो जाती है। आगे जाके मंदिर के पास जाके वापस से प्रकट होती है और उस मंदिर के पास से ही हमने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये जगह ऐसी है जहाँ पे हर समय भगेरे का मूवमेंट रहता है, यहाँ कोई आता नहीं है। रामनारायण जी ने हिम्मत की है और उनके साथ हम लोग आए हैं। यहाँ पे भगेरे का विशेष मूवमेंट रहता है, हम लोग आवाज़ें करते हुए पहुँचे यहाँ तक और यहाँ आके देखने पे लग रहा है बिल्कुल शांत है एकदम। और अकेला आदमी शायद मुश्किल इधर पहुँच पाएगा, अकेला आदमी की बस की बात नहीं इधर आना। वो बाण गंगा का हम ऑलरेडी वीडियो जो है हम असौरी माता के फर्स्ट पार्ट में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारी डिटेल हमने उसमें डाल दी है। अब कुछ स्थान थे जो रह गए थे और उन स्थानों में से हमने अभी लिया है सोडा बावड़ी। खोगंग के जब राजा महाराजा रहा करते थे उस समय की एक बावड़ी में हम लोग आए हैं इस समय। पीछे आप पक्षियों की आवाज़ सुन रहे होंगे। थोड़ा सा अगर अकेला आदमी आए तो उसको डर लगेगा, पर है शानदार नज़ारा। मैं राजेश जी से कहूँगा एक बार पीछे से आके हमारे पीछे का दिखाएं कि किस तरह से बावड़ी बनी हुई है। उस समय का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से बनाई हुई है और मैं पूरा वीडियो में आपको एक बार दिखा दूँगा। वहाँ बैठ के राजा महाराजा के टाइम पे वहाँ बैठिया करते थे, बैठक थी उनकी। बावड़ी बनी हुई बड़ी आलीशान है उस समय के हिसाब से, तो थोड़ा सा उसका इतिहास आप बताओ। सर, ये जो सोडा बावड़ी जो आपने देखी है वह पुराने प्राचीन समय की बनाई हुई है। उसी समय जब राजा महाराजा यहाँ राज्य करते थे तो जो रानी सती हुई थी, सोडा रानी जो सती हुई थी, उसकी यादगार में ये बावड़ी बनाई गई है। और उसके पास में आपने जो छतरियाँ देखी होगी वो छतरियाँ भी उन रानियों की यादगार में बनाई हुई है। शायद नारायण जी वहाँ 3 छतरियाँ थी। हाँ, बिल्कुल 3 छतरियाँ थी साहब। 3 छतरियाँ थी तो शायद 3 रानियों ने जोहर किया। हाँ, वो जो 3 छतरियाँ आप देख रहे हो, जो पटरानी थी उसका नाम था सोडा रानी। बाकी जो दूसरी रानियाँ थी उन्होंने तीनों ने अपने पति के आधार के ऊपर पे पुराने ज़माने में सती हुआ करती थी तो सती या जोहर जिसको बोलते हैं वो किया था और उन्हीं की यादगार में ये छतरियाँ बनाई हुई है और ये बावड़ी बनाई गई। और उसके बाद में हम लोग आए बाण गंगा को देखने के लिए मंदिर के पास में। ये वो जगह है जिसके नाम से सारा मंदिर और स्थान प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं खोगंग। और खोगंग के बारे में महाराज से पूछूंगा, थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सर, ये खोगंग है। खोगंग का नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि गंग ऋषि ने यहाँ पे ये गंगा लाए थे और रावचंद्र सेन ने के वे गुरु थे और उन्होंने बाण चला के और इस गंगा को उत्पन्न किया था इसलिए इसको बाण गंगा भी बोलते हैं और उसी के नाम से इसका नाम खोगंग पड़ा है। ये 12 मास बहती है और इसमें हमने अभी ये मशीन भी डाल रखी है। जिस मंदिर में पौधे लगे हुए हैं उनके लिए हम यहाँ से पानी लिफ्ट करके और पौधों में देते हैं और ये 12 मास बहती रहती है। इसमें बरसात के दिनों में ये नीचे गुफा है गंग ऋषि की, जो ये पानी जो भी बह रहा आपको नज़र आ रहा है बहता हुआ, ये इस गुफा के सामने ही लुप्त हो जाता है। 12 मास यहाँ से बहता रहता है और कभी सूखा नहीं। 20 साल मुझे हो गए इसमें, 20 साल से ये रेगुलर चलती आ रही है। इसको गुप्त गंगा के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि ये आगे काला गोरा का स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। वहाँ से क्या कहते हुए बारिश के दिनों में ये एनिकेट पूरा भर जाता है और पानी आता है, मगर इस गुफा जो गंग ऋषि की गुफा है नहीं अब, हाँ, ये गंग ऋषि गुफा है। इसके आगे नहीं जाता ये पानी, यही लुप्त हो जाता है। इसी गुफा में ही के आगे ही ये पानी समा जाता है और अभी भी इसी समय वहीं समाया हुआ है जा रहा है। और नारायण जी आपकी कुलदेवी है और रामनारायण जी की भी कुलदेवी है, दोनों चांदा गोत्र से हैं।
आपके जो पानी देने के लिए आते हैं वो जो आपने स्थान बताया वहाँ देते थे या उद्गम स्थल पर देते थे पानी? वो जो पहले बताया था स्थान, वहाँ पे बैठ के पानी वानी देते थे। पुराने जो बड़े बुजुर्ग आते थे सारे एक साथ, कई गांवों से आते थे, वो सारे वहीं पे बैठ के पानी दिया करते थे। आदर समाज जो भी है वो कनागतों में अपने बुजुर्गों के लिए उनकी तिथि के अनुसार उनकी व्यवस्था अर्पित की जाती है। उसको तर्पण कुछ करके कहा जाता है, मुझे शब्द सही से याद नहीं है। और मीणा समाज में उसको पानी देने कहा जाता है। अलग अलग गोत्र में अलग अलग समय होता है। हमारे दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन हम पानी देते हैं और आप लोगों के लक्ष्मी पूजन के दिन ही देते हैं। हम लोग लक्ष्मी पूज के और फिर पानी देने के लिए जाते हैं। जी जी जी। और उसके बाद में आए काला गोरा भैरू जी के पास में, तो मैं थोड़ा सा पूछूंगा यहाँ पे काला गोरा भैरू जी के बारे में और थोड़ा सा बाणगंगा के बारे में। काला गोरा भैरू जी का जो स्थान है ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। ये उसी समय का है जब यहाँ में राजा चंद्रसेन ने अपना राज्य स्थापित किया था। भैरू जी की कोई विशेष तिथि होती है? हाँ, भैरू जी को हम वैसे तो पब्लिक रविवार और शनिवार को इसका पूजन भी करती है। हाँ, आप देख रहे हैं मेरे बाईं साइड में ये काला भैरू है। दूसरा ये जो है ये गोरा भैरू है और ये प्राचीन समय से ही जब राजा महाराजाओं के राज्य थे उसी समय से ये स्थापित है। जो काला गोरा भैरू जी है इनकी कोई प्रतिमा नहीं है शायद, ये पहाड़ से स्वतः प्रकट है? हाँ जी हाँ, ये पहाड़ से बिल्कुल स्वतः प्रकट हैं। इनके बीच में इधर ये काला है और ये गोरा है। ये बीच में एक स्थान जगह थी जिसमें हमने अभी इसमें थोड़ा सीमेंट वगैरह डाल के और इसको भर दिया गया है, क्योंकि कोई जानवर वगैरह की वजह से इसको यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हो। चट्टानों में से निकले हुए हैं। चट्टानों में से जो दोनों चट्टानें, ये छोटी चट्टान है, ये बड़ी चट्टान है, ये पूरी चट्टान है। गंगा यहाँ से उत्पन्न है, ये कुएं के रूप में है और नीचे से ये गुप्त गंगा के रूप में जाके और वहाँ जो पहले अभी थोड़ी देर पहले अपने वहाँ जाके आए थे वहाँ पे निकलती है। ये इतनी सीकी है या गहरी है? ये करीब 10-11 फीट गहरी है ये कुएं और पत्थरों से बनी हुई, किसी प्रकार का कोई इसमें निर्माण वगैरह नहीं किया हुआ है। ओरिजिनली ये वैसे पुराने समय से ही बनी हुई है। जय आसावरी मैया की। खोगंग में हमने अभी कुछ समय पहले ही आसावरी माता का वीडियो अपलोड किया है। आप सबका भरपूर प्यार मिला है। कुछ स्थान थे जो हम लोग आपको दर्शन नहीं करा पाए, सबकी मांग थी कि आप उनका भी लें। अभी हम उनका आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो सारा आपको डिटेल देंगे। अभी मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और महाराज के हाथ में एक पर्चा है, उस पर्चे में 20वीं विशाल ध्वज पद यात्रा का है। तो मैं महाराज जी से पूछूंगा इस पद यात्रा को लेके, छोटा सा महाराज जी बताइएगा। ये 20वीं पदयात्रा है, अमराबाद से चलती है। इसका सेकंड पड़ाव तुंगा में होता है, वहाँ भंडारा होता है तथा रात्रि जागरण होता है। दूसरा पड़ाव सिरोड़ी में होता है, वहाँ भी भंडारा और जागरण होता है। और तीसरा पड़ाव यहाँ पे अष्टमी को आके ये यात्रा होती है, यहाँ भंडारा होता है, सभी लोगों को भंडारा होता है और सभी लोग मातेश्वरी के दर्शन करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर देते हैं तथा रात को कुछ लोग 500-600 लोग यहाँ पे रहते हैं, रात को रहते हैं। और ये हर साल जन्माष्टमी के दिन यात्रा यहाँ पहुँचती है। और मेरे साथ कुछ भक्त आए हुए हैं, वो भी पदयात्रा ही लेके आते हैं। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव प्रतापपुरा है। मैं प्रतापपुरा से जो जन्माष्टमी आती है उस पर पद यात्रा लेकर आते हैं। आप आते हो ना यात्रा में? बिल्कुल आते हैं सर। तो कौन सी पद यात्रा आ रही है आपके गांव की इस बार? सोड़ी पद यात्रा आएगी, 5 सितंबर को वहाँ से रवाना होगी जी। कम से कम 700-800 आदमी आते हैं यहाँ से। जो पहला पड़ाव होते हैं सील माता, दूसरा पड़ाव होते हैं जो दांतली सरोली और तीसरे दिन 10-11 बजे आसावरी माता के डोंगर में पहुँच जाते हैं। वीडियो अभी जारी रहेगा। हम अभी आपसे 7 सितंबर की यात्रा में फिर से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात रहेगी सरौली में, जहाँ पे सारी जो यात्राएं हैं वो आके एक जगह इकट्ठा होगी। तो रात्रि विश्राम सरौली में है, तो वहाँ का हम लोग एक बार वीडियो फिर से जारी करेंगे। जय आसावरी मैया की।